मेरी कहानी एक टिपिकल मिडिल क्लास बंदे की है। एक गांव में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, माँ बाप का फोकस था कि जो एकेडमिक है उसी पे फोकस रहना चाहिए। एक बड़ी दिली ख्वाहिश थी बचपन से कि मैं कहानियाँ पढ़ता था, सुनता था, बहुत पसंद करता था किताबें पढ़ना। लेकिन मेरे माँ बाप जो थे वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट के थे कि नहीं जी, अगर पढ़ना है तो वो तो या तो एकेडमिक है या उससे बचकर अगर कुछ टाइम बढ़ता है तो रिलीजियस, तो दैट्स इट। तो ये जो पढ़ने लिखने का जो सिलसिला था वो एक किस्म का, मान लीजिए, एक चाहत थी, उससे स्टार्ट हुई। तो एक किस्म का अपने पेरेंट्स का जो वो दबाव था उसका, मान लीजिए, एक फेस ऑफ भी था। तो चीज़ें होती रही, आगे बढ़ती रही। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि थोड़ी सी मुझे जो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी कि नौकरी मिल गई वगैरह वगैरह, तो उस वजह से ये था कि उसके बाद में फ़ोकस कर पाया जो मैं लिखना चाहता था, पढ़ना चाहता था, तो खुले दिल से फिर वो कर पाया। बाकी कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं है जो एक टिपिकल कश्मीरी इंसान ने गाँव में, शहर में देखा होगा। वो सारी चीज़ें मैंने भी देखी है और उसी तरीके से देखी है जो एक आम इंसान देखता रहा। ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है कि जो मुझे बाकियों से अलग कर ले। देखा जाए तो है तो ये कोइंसिडेंस। नॉवल उस टाइम लिखी गई 2016 में, जब कोविड का कोई वहम गुमान भी नहीं था। मगर क्या ये सच में एक कोइंसिडेंस है, वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे ही कोविड हमारे सामने आ गया तो एक टिपिकल कश्मीरी का क्या रिस्पॉन्स था। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंसमेंट हो गई तो हर एक कश्मीरी बोलने लगा, वेलकम टू द कश्मीर। यानी जो ये ताउन आज दुनिया देख रहा है, इसका एक वर्जन हम सालों से देख रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मियर कोइंसिडेंस है। मियर कोइंसिडेंस बस ये है कि जो ताउन लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो लॉकडाउन वो देख रहे हैं, वो शायद लोगों के लिए एक नई चीज़ है, एक पहली बार देखने वाली एक वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है। बट हम तो बचपन से ही देखे आ रहे हैं। तो उस सेंस में ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है। ताउन एक कश्मीरी के लिए जैसे ही वो पैदा हो गया वो स्टार्ट हो जाता है, और मुझे एट प्रेजेंट लगता है कि मरते दम तक वो उसी लॉकडाउन में रहता है, उसी क्वारंटीन में रहता है। ये एक ऐसा कश्मीर है जो मैं बोलूँगा कि जो हमारी जनरेशन ने देखा। मेरे पेरेंट्स जो है उन्होंने शायद एक और कश्मीर भी देखा, और उनके जो वालिद थे, उनकी जो वालिदा थी, उन्होंने भी शायद और एक कश्मीर भी देखा था। लेकिन हमारी जनरेशन ने जो 80s बॉर्न थी, मिड 80s 90s, एक टिपिकल एक कश्मीर ऐसा देखा कि जो मैं ऑलरेडी एक इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि हमने कुछ चीज़ें देखी। हमारी उम्र जैसे हम बढ़ते गए, वो चीज़ें हमारी समझ शायद उस वक्त नहीं आई, लेकिन चीज़ें हमने देखी, वो हमारे दिमाग में रही। हमने एक सड़क पे किसी इखवानी को देखा, उसकी आंखें ताउम्र हमारे साथ रही। तो शायद उस वक्त ये समझ में नहीं आया कि इखवानी होता क्या है। उसके हाथ में बंदूक है, बंदूक शायद मिलिटेंट के हाथ में भी है, बंदूक आर्मी वाले के हाथ में भी है। लेकिन उस वक्त ये समझना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब एज आ गई 10 साल 20 साल बाद, जब हम उन चीज़ों की तरफ दोबारा देखते हैं, वापस देखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास उसका जो भी रिकॉर्ड है वो शायद या तो कोई एक पर्टिकुलर नरेटिव है, या तो कोई प्रोपेगेंडा है, या तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसे हम कह सकते हैं कि हम रिकनसाइल नहीं कर पाते हैं हमारी अपनी विटनेस के साथ। मैंने अगर अपने गांव में अपनी सड़क पे एक क्रैकडाउन के दौरान, एक तलाशी के दौरान, बस में सफ़र करते हुए जो भी कुछ देखा, लेटर ऑन 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जब मैंने उस चीज़ के बारे में पढ़ा, चाहे न्यूज़पेपर्स में, चाहे आर्टिकल्स में, किसी चीज़ में भी पढ़ा, तो मैं वो रिकनसाइल नहीं कर पाया कि जो मैंने देखा क्या वो वही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। वो एक प्रॉब्लम हमारी जनरेशन के साथ है कि हम नहीं कर पा रहे हैं रिकॉन्साइल। जो हमने देखा भले ही हमें वो समझ में नहीं आया, लेकिन उसका जो इंप्रेशन था, उसका एक जो एक्सपीरियंस था, वो तो हमारे साथ ताउम्र रहेगा। लेकिन जो अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक फ़र्क रहता है। तो मेरी नॉवल कोशिश एक यही है कि वो जो फ़र्क है, वो रिकन्सिलिएशन जो है अपने पास्ट के साथ, वो एक एंगेजमेंट जो है, ताकि मैं उसको फिर से एक्सपीरियंस करके किसी तरीके से समझ पाऊँ कि हमारे साथ हुआ क्या। मेरी नॉवल बेसिकली उस कश्मीर के साथ डील कर रही है। मैं एक्चुअली आपको एक सिंपल सी बात बताऊँगा। पहले एक पर्सनल इंसिडेंट मैं आपके सामने पेश करूँगा। मैं बहुत छोटा था, मुझे अभी भी याद है। एक दिन हम घर में बैठे थे, मेरे वालिद साहब, हमने एक मुर्गा लाया था, उसको ज़बह करके, वो जैसे हम करते हैं, उसको जो भी था उसका स्किनिंग विकिनिंग कर रहे थे। मैं उनको बैठ के वही पकड़ के था। तो हमारा मकान जो था उन दिनों दीवार बंद उस तरह से नहीं था, कहीं कहीं से फांदा जा सकता था। तो मैं बैठा था ट्यूबवेल के सामने, हम ये काम कर रहे थे। अचानक से पीछे से मेरी तरफ कोई आता है तो मुझे एक लात मारता है। मैं चौंक गया, छोटा बच्चा था। मैं उठता हूँ, मुड़ के देखता हूँ तो एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में गन है, ब्लैक सा कुछ शर्ट पहना है कश्मीरी, बज़ाहिर बात भी कश्मीरी कर रहा है, लेकिन हाथ में बंदूक है, दिन दहाड़े है। तो मैं चौंक गया, ये बात क्या है। मेरे वालिद साहब गुस्सा हो गए, उन्होंने उनके साथ कुछ बोला, कुछ आमने सामने कुछ बातचीत हुई। वो वापस, उनके ऑब्वियसली उनके पास पावर था, तो वट एवर, एक थोड़ा सा वो जो इंसिडेंट्स था वो ताउम्र ज़िंदगी में रहा मेरे। मैं कभी भी बैठता हूँ तो मुझे वो याद आता है, मुझे लात पड़ी खामखा में, ना मेरी कोई खता थी, ना मुझे कुछ पता था हुआ क्या है, लेकिन वो लात वो याद रही।
अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं इस वक्त पहुंचता हूं, वो पास्ट में भूला नहीं हूं, वो मेरे दिमाग में रहा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के साथ मेरा जो इंटरव्यू था, उनका कहना ये था कि मेरी नॉवल शायद एक अटेम्प्ट है अगेंस्ट फॉरगेटिंग द पास्ट। पास्ट हम फॉरगेट नहीं कर सकते, जो हमारी कुछ चीज़ें हुई है वो हमारे दिमाग में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों चीज़ों में है। मुझ पर जो लात पड़ी वो मेरे कॉन्शियस में भी है, सबकॉन्शियस में भी है। तो मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपना पास्ट भूल रहा हूँ, मैं चाह के भी नहीं भूल सकता। तो लेकिन वो इंसिडेंट्स को दोबारा फेस करना, ताकि मैं उसको समझ सकूं वो हुआ तो हुआ क्यों। अगर कोई बंदा आके सीधे मुझे लात मारता है, क्यों मारता है, वो एक एंगेजमेंट है मेरे पास्ट के साथ, न कि एक स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरगेटिंग द पास्ट। फॉरगेटिंग का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जो चीज़ें हमारे साथ हुई है वो हमारे साथ ही रहेंगी, लेकिन उनको समझना, उनको शायद एक एंगेजमेंट उनके साथ, कि उनको, ताकि मैं समझ के ये जान सकूं कि मेरे साथ हुआ क्या, वो अटेम्प्ट है जो उनके साथ डिस्कस हुआ था। मैं इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा कि वो जो क्वेश्चन था उसका कंटेक्स्ट था, वो कश्मीर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ऐसा था कि जो मेरी इंटरव्यू थी सुरभि गुप्ता इंडियन एक्सप्रेस से, उन्होंने जो मेरा काम पढ़ा था, नॉवल पढ़ी थी, इसके अलावा कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी थी, तो उनका क्वेश्चन ये था कि मेरी शॉर्ट स्टोरी, मेरा नॉवल जो है वो प्रिडोमिनेटली डील कर रहा है एपोकैलिप्स के साथ, प्लेग के साथ, एक पेसिमिस्टिक इमेज दे रहा है। तो वो चाहती थी कि एज ए राइटर मैं इतना पेसिमिस्टिक क्यों हूँ। तो जवाब ये था कि एज ए राइटर मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। अगर मैं फ्यूचर के बारे में लिख रहा हूँ, एपोकैलिप्टिक सिचुएशन है, डूम जैसी सिचुएशन है, एंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन है, इसका मतलब ये है कि एक राइटर जब ऐसा कुछ सोचता है, उसने इमेजिन किया है एक बेटर वर्ल्ड, मैंने इमेजिन किया है एक बेटर फ्यूचर फॉर द कश्मीर। और जब मैं उस इमेजिनेटिव फ्यूचर को रिकनसाइल नहीं कर पा रहा हूँ विद फ्यूचर जहाँ की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेसिमिस्टिक हूँ, इसका मतलब मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस कि मैं कुछ बेटर सोच रहा हूँ अपने कंट्री के बारे में, अपने एरिया के बारे में, अपने लोगों के बारे में। तो ये जो मेरा एक अल्टरनेटिव विजन है वो ऑप्टिमिस्टिक है। एज सच ए कश्मीर स्पेसिफिक नहीं था, ये क्वेश्चन था ओवरऑल फिक्शन के बारे में, ओवरऑल आर्ट के बारे में। जब एक आर्टिस्ट एक बेटर फ्यूचर इमेजिन कर पाता है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक है। और वो बेटर फ्यूचर जब वो रिकनसाइल नहीं कर पाता है अपने प्रेजेंट के साथ या अपने इमीडिएट फ्यूचर के साथ, तो वो एक किस्म का रिबेल करता है। वो एक किस्म का वो जो उसके सामने जो एक फ्यूचर की पिक्चर है उसको एग्जैजरेट करके एक डूम्सडे सिचुएशन बना देता है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में था। एट प्रेजेंट जो कश्मीरी सिचुएशन है ऑब्वियसली बैड से वर्स जा रही है, और ये सबका मानना है, सब बहुत डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं, फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं है। और मैं शेयर करता हूँ सबके साथ सेम इमोशंस। बट एक इमेजिनेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इमेजिन कर पाता हूँ कि काश अगर ऐसा हो जाए, इसीलिए फिक्शन बना भी है और इसीलिए फिक्शन है भी कि मेरे पास एक बेटर विजन है, एक अल्टरनेटिव विजन है। वो अगर होता तो क्या अच्छा होता। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपका एक जो हमारी जनरेशन है, इसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, और उसका जो एक वेंट होता, वो जो भी अंदर पेंट अप फीलिंग्स है, जो भी बुरा लगता है, कभी कोई भी जो भी उनके अंदर एंगर बिल्डअप है, उसका वेंट जो था वो उनके पास क्या है। उनके पास चाहे डेमोक्रेटिक चाहे नॉन डेमोक्रेटिक कोई भी ऐसा है नहीं वो अपनी फीलिंग्स वेंट आउट करने का। एक अभी तक जो बचा कुचा एक है कि लिमिटेड ये है कि एक एक्सप्रेशन है, वो अपनी कहानी बोलना चाहते हैं, वो अपना कैथारसिस चाहते हैं कि ताकि जो भी उनके साथ हुआ उसका कुछ रेजोल्यूशन उनको मिले। तो वो एक चीज़ ड्राइव करती है उनको टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग, जिस किसी भी मीडिया में भी हो, जो भी कोई वर्जन हो, फिक्शन हो, फोटोग्राफ्स हो, पोएट्री हो, जो भी हो, वो जो अंदर उनके एक मान लीजिए वो वोल्केनो तैयार हो रहा है, उसका एक वेंट आउट है ये। इवन उस पर भी कितनी रेस्ट्रिक्शन हो रही है कि आप फेसबुक पे, ट्विटर पे भी, कोई भी सोशल मीडिया पे खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो वो एज ए रिजल्ट सम अप होती जाएंगी, सेडिमेंट बनता जाएगा। तो ऑब्वियसली या तो वो एक फिक्शन की सूरत में बाहर आएगा, या तो एक पोइम की सूरत में बाहर आएगा, या तो एक पेंटिंग की सूरत में बाहर आएगा। और ये लाजमन है भी कि एक ऐसी जनरेशन जिसने इतना सहा, इतना बर्दाश्त किया, उनको कुछ तो चाहिए आउट वेंट करने का। एक्चुअली पूरा जो ये जितने भी कैरेक्टर्स इस नावल में है, ये इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के हैं। मतलब एक सेंट्रल कैरेक्टर, एक प्रोटैगनिस्ट है, जिसके इर्द गिर्द ऑलमोस्ट जो भी बाकी कैरेक्टर है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और वो जो सेंट्रल कैरेक्टर भी है वो भी इन इटसेल्फ ऐसा कुछ नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई स्पेशल है, कुछ ऐसा कुछ है। वो मान लीजिए आप एक नॉट ओनली एक कॉमन कश्मीरी, वो एक कॉमन इंसान है जिसका एक मान लीजिए एक मोटिव ज़िंदगी में है कि वो किसी तरीके से बस सर्वाइव करना चाहता है। बट वो कैरेक्टर और बाकी सारे कैरेक्टर जिस सिचुएशन में खुद को पाते हैं, वो चीज़ शायद उसको थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंशिएट कर देती है। क्योंकि ये कैरेक्टर जो है ये विलिंगली या अनविलिंगली कुछ ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं
जो ऑलमोस्ट आप हर एक कश्मीरी के बारे में बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं हर एक कश्मीरी किसी ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुका है या हो रहा है जो उसके हाथ में नहीं होता है। लेकिन इस नॉवल में एक टिपिकल कुछ ऐसी पॉलिटिकल, कुछ ऐसी हिस्टोरिकल सिचुएशंस है जो गुजरी हुई है और मेरे कैरेक्टर उन्हीं में फंसे हुए हैं, तो वो चीज़ उनको शायद अलग करती है बाकियों से। और जो दूसरी बात है कि ये कैरेक्टर कहाँ से आए, क्यों आए, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है कि एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एक आइडिया मेरे दिमाग में था 2016 में, जो अनरेस्ट थी तो हम रेस्ट्रिक्टेड थे अंदर, मेरी खुद की सर्जरी थी, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ बहुत इंटरव्यूज में। एक पर्टिकुलर एक एक्सप्लोरेशन चाहिए थी, तो वो एक कैरेक्टर मेरे दिमाग में बन चुका था, फर्मली रूट हो चुका था। तो उसी के इर्द गिर्द फिर हमारी हिस्ट्री से, मेरी पर्सनल मेमोरी से, बाकी जो भी सिचुएशन थी, जो भी कैरेक्टर थे, वो आते गए, उसके इर्द गिर्द अपनी दुनिया बनाते गए और ये नॉवल बनती गई। मैं इस क्वेश्चन का भी पहले एक बार जवाब दे चुका हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट शायद वही रिपीट कर लूँ। तो मेरा ये रहा है कि बचपन से ही सिर्फ रिटन ही नहीं, एक ऑरल ट्रेडिशन भी जो घर में रहा है। नानी होती थी, कोई मेरी मासी होती थी जो कभी कभी कहानियाँ सुनाती थी, और बहुत अजीबोगरीब, मतलब कुछ उनका अपना उसमें इमेजिनेटिव ये होता था, ज़रूरी नहीं थी कि वो हमारी टिपिकल वो फोक स्टोरीज होती थी। कोई आम भी, इवन इस वक्त भी अगर आप शाम को देखेंगे एक कश्मीरी माहौल बनता है कि वहाँ ने पिंज बैठ चेज भी, तो वहाँ पर आप दाएँ बाएँ की कहानियाँ सुन लेते हैं। तो वो जो कहानियाँ सुनने का ये मकसद था वो हमेशा दिमाग में रहा, और ऑब्वियसली उनका भी इन्फ्लुएंस रहा। बाकी जो रिटन वर्ड का था कि कौन सा क्या पढ़ा, मेरी एक आदत रही है बचपन से, मैं ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पढ़ता गया। ये शायद इस वजह से भी था क्योंकि मेरी एक्सेस जो थी बुक्स की तरफ, फिक्शनल बुक्स की तरफ, वो बहुत लिमिटेड थी। घर वाले नहीं चाहते थे मैं ऐसा करूँ, खुद तो पॉकेट मनी उतना होता नहीं था, तो एज ए रिजल्ट जहाँ पे भी जो भी मौका मिलता था मैं पढ़ता था। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि मुझे फिक्शन ही पढ़ना है, पर्टिकुलर कोई ऑथर पढ़ना है पर्टिकुलर, या दिमाग में ये भी नहीं था कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ मुझे राइटर बनना है। मैं बस काफ़ी इंटरेस्ट था पढ़ने में, जो भी मिलता था, कभी किसी न्यूज़पेपर में कोई क्लिप मिल जाती थी, कभी कोई बुक किसी रिश्तेदार से मिल जाती थी, कभी यहाँ वहाँ कोई स्टोरी बुक मिल जाती थी, मेरे बड़े जो थे किसी को कोई स्टोरी बुक कहीं से मिल जाती थी, मैं उनसे ले लेता था, तो मैं पढ़ लेता था। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि हर एक चीज़ का असर रहा, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली कोई चीज़ को आपको फोकस कर सकूँ। मेरा जो मतलब पढ़ने का जो माहौल रहा है वो इतना वास्ट है और इतना मतलब डाइवर्स है कि मैं कभी खुद भी आपको बोल भी नहीं पाऊंगा कि मैंने ये पढ़ा है कि नहीं, इसका असर है कि नहीं। बट हाँ, कुछ ऑथर्स ऐसे रहे हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैं मतलब पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता उनका कितना असर है मेरे काम पे, या मैं सबकॉन्शियसली कितना इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, बट बज़ाहिर मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो चुका हूँ। उनमें से सबसे पहले एक रशियन ऑथर है निकोलस गोगोल, उनकी शॉर्ट स्टोरीज मैंने काफ़ी पसंद की है। और मुझे जहाँ तक याद है एक इनिशियल एक इम्प्रेशन उनका रहा है, जब मैं बहुत छोटा था, एक अराउंड 9th-10th में था, उनकी बुक मिल गई थी मुझे, डायरी ऑफ ए मैडमैन एंड अदर स्टोरी। तो मैं बहुत मतलब टाइम तक सोचता था कि कहानियाँ बस यही होती है जो इन्होंने लिखी है, जैसे इन्होंने लिखी है। उसके बाद लेकिन बढ़ता गया तो जॉइस का भी काफ़ी अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस, बोर्जा का, और तो इवन जो मैंने रिसेंटली भी बोला था टोल्कियन की जो भी माइथोलॉजी है मुझे वो बहुत पसंद है, उनका जितना भी काम है। तो ये एक लिस्ट काफ्का, उनका भी मतलब रिसेंटली भी बहुत मैंने रिवाइज किया हुआ है उनका, तो उनका भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन रहा है मुझ पर। बट ये बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि कौन से मेरे फेवरेट्स है या किसका मुझ पर असर है। वो तो मुझे लगता है रीडर ही बेस्ट जज रहेगा। रशोमान पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि रशोमान के बारे में मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। और मतलब जो दूसरा है फॉकनर की द साउंड एंड द फ्यूरी, उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही मैंने नावल फिनिश की, मेरे कुछ एक दोस्त है, एक मान लीजिए मेरे एक उनके गाइड रहे हैं, तो मैंने उनको ये भेजा एक उनका रिस्पांस लेने के लिए। तो उनका रिस्पांस ये था कि क्या तुमने फॉकनर की द साउंड एंड द फ्यूरी पढ़ी है। मैंने फॉकनर को उस टाइम नहीं पढ़ा था, तो ऑब्वियसली मैंने जवाब दे दिया ना। तो उनका कहना ये था कि द साउंड एंड द फ्यूरी जो है स्ट्रक्चर जो है उसका और मेरे नावल का मिलता रहता है। तो मैं भी थोड़ा सा इस बारे में क्यूरियस हो गया, तो उसके बाद मैंने फॉकनर पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने साउंड एंड द फ्यूरी पढ़ी। तो मुझे जहाँ तक लगा फॉकनर के साथ तो ऑब्वियसली कोई मुकाबला है ही नहीं, फॉकनर एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। बट प्लॉट तो नहीं कह सकता, बट स्ट्रक्चरली जो है, स्ट्रक्चरली जैसे मेरी नावल में 4 कहानियाँ हैं, 4 कहानियाँ एट देयर कोर एक ही कहानी है जो 4 पर्सपेक्टिव से बोली जा रही हैं, जो 4 वर्जन से बोली जाती हैं, या जिसको आप बोल सकते हैं 4 पीसेज है जो जोड़ के एक कहानी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं फॉकनर का जो साउंड एंड द फ्यूरी था, इवन दो उसमें जो टेक्निकल महारत है, जो उनका एक इंडिविजुअल स्टाइल है, नरेशन का लैंग्वेज पे जो होल्ड है, उसका तो मतलब दूर दूर से भी कोई टच करने का मतलब इम्कान भी नहीं है। बट वो चीज़ जो स्ट्रक्चरली थी, वो स्ट्रक्चरल रिजम्बलेंस के एक नरेशन का जो टेक्निक है, वो ऐसे 4 कहानियाँ अलग अलग पर्सपेक्टिव से और जो फिर मर्ज करके एक लेयर ऑफ नरेशन बनाती है, वो उनके साथ मैचअप हो रहा था।
बट मैं चाहे इसको मैं फॉर्चुनेटली ही बोलूँगा, ये चीज़ मुझे लेटर ऑन पता चली, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैंने पहले फॉकनर पढ़ा होता तो हो सकता है या तो कॉन्शियसली मैं कुछ ऐसा करता उनसे दूर जाने की या उनके पास आने की, या हो सकता है कुछ दिमाग में रहता बैक ऑफ द माइंड कि शायद मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये चीज़, ये नॉवल इस सूरत में सामने नहीं आती। मेरा एक्चुअली एक मानना है कि जैसे मैं आपको अपना पर्सनल पहले एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैंने हुआ क्या, तो लेटर ऑन इस क्वेश्चन पे प्रॉपरली आएंगे। पहले मेरी स्ट्रगल के बारे में, मैंने 2016 एंड जो था नॉवल कंप्लीट की, उसके बाद तकरीबन 1 महीना इसको थोड़ा ब्रशअप करके थोड़ा संभाल के मैंने स्टार्ट किया इसको पब्लिकेशन प्रोसेस के लिए। तो नेट से जितना भी मुझे मिला, किसी पब्लिशर का जो जिनके पास ओपन सबमिशन था उनका ईमेल एड्रेस मिला, जो भी लिटरली एजेंसीज थे, एजेंट्स थे, उनका जहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन जमा कर सकता था तो वो जमा किए। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये पब्लिकेशन प्रोसेस के लिए, क्वेरीज भेजता था, सबमिशन जो उनके प्रोटोकॉल होते थे वो फॉलो करके। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ऑलमोस्ट हर एक एंगल से नेगेटिव ही आया, सब रिजेक्ट ही कर रहे थे। फ़र्क इतना था, कुछ इन योर फेस रिजेक्ट कर रहे थे तो कुछ थोड़ा सा एनकरेज करके कि चलो जी ठीक है, ये है वो है, लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं पब्लिश कर सकते, ये वजह से वो वजह से, कोई ब्लंटली बस जी वी आर ये तो हो गए। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल ऐसे ही गुजर गया। तो फाइनली एक हमारे है द बुक बेकर्स, एक लिटरेरी एजेंसी है, तो उनके है मेन जो उनका जो वर्क फोर्स है वो है सुहेल माथुर, उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। तो मैंने इनको ईमेल कर दिया, ईमेल के कुछ टाइम के बाद मैं फ़ोन किया तो वो इंटरेस्टेड थे, उन्होंने टेकअप किया कि चलो जी हम इस पर कोशिश करेंगे, तो वो गए। तो उसके बाद लेटर ऑन विद इन सम 1-2 महीने के बाद हैशेट की तरफ से ऑफर आ गया, तो हमने वो टेकअप करके उसके बाद पब्लिकेशन प्रोसेस चलता रहा। अब जो मेन क्वेश्चन ये था कि मैं सेल्फ पब्लिकेशन, वो 1-1.5 साल जो था वो सेल्फ पब्लिकेशन के लिए क्यों नहीं गया मेरा एक्चुअली, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर एक राइटर का भी यही रहा होगा। जैसे ही मेरी नॉवल फिनिश होगी, एक दिन मुझे लगता था कि ये अच्छा काम किया है मैंने, ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ। दूसरे दिन ऐसा लगता था कि क्या बकवास, इसमें 1000 किस्म की गलतियाँ हैं, 1000 किस्म की खोट है, मैं ये चीज़ दोबारा लिख सकता हूँ, ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ, ये चीज़ इसमें बचपनिया है थोड़ा, ये गलत है वो गलत है। तो ऐसे ये जो अप एंड डाउन था ये ऑलमोस्ट चलता रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे खुद के लिए भी एक, मान लीजिए एक वो वैलिडेशन चाहिए थी कि क्या जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया, ये ठीक है कि नहीं। और मुझे लगता है इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक ट्रेडिशनल पब्लिशर अगर आपको एक्सेप्ट करता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी इस पर लिखा था कि ये एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपकी नॉवल, आपका जो भी वर्क ऑफ आर्ट एक अच्छा है, तो ऑब्वियसली उसको वैलिडेशन मिलेगी, एक ट्रेडिशनल पब्लिशर एक्सेप्ट करेगा। अब अगर आपका वर्क जो है उसको एक पब्लिशर रिजेक्ट करता है, उसकी 2 वजह हो सकती है, या तो एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है या तो एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शन वो आपको सीधे बोलता है कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है या जो राइटिंग क्वालिटी है वो बहुत बुरा है, इसमें ग्रामर की गलतियां हैं, प्लॉट होल्स है, ये चीज़ें वो चीज़ें। ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं, ये आपको सुधारनी है, ये आपको इंप्रूव करनी है। तो इस सूरत में अगर आप पब्लिशर को छोड़ के सेल्फ पब्लिकेशन के लिए जा रहे हैं तो ये महज एक्सरसाइज है, एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, आप अपने ईगो को मसाज करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पब्लिशर आपका वर्क रिजेक्ट करता है, लेकिन उसका जो ओपिनियन होता है वो ये होता है कि इसका मार्केट नहीं है, ये ज़्यादा इनोवेटिव है, इसका नरेशन एक्सपेरिमेंटल है, ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो आप डिसाइड नहीं कर सकते। पूरा जो लिटरेचर का हिस्ट्री वो इन चीज़ों से भरा हुआ है। जब भी किसी ने कुछ नया ट्राई किया, जो ट्रेडिशनल था, जो ट्रेडिशन उस टाइम एस्टैब्लिश था, उसके जो पब्लिशर थे, उसके जो सभी हाई लॉर्ड्स थे, वो उसको बहुत रेजिस्ट करते थे। अगर इस वजह से आपका काम रिजेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली सेल्फ पब्लिकेशन आपके लिए एक अच्छा एवेन्यू है, ताकि आप प्रूव कर सके कि आपका जो काम है, ज़रूरी नहीं है कि पीर ही उसको वैलिडेट करे, एक आम इंसान भी वैलिडेट कर सकता है। और हिस्ट्री में हमारे ये एग्जाम्पल्स है, जो बड़े बड़े ऑथर्स रहे हैं उनका कुछ काम ऐसा रहा है जो ट्रेडिशनल पब्लिशर पब्लिश नहीं करते थे, तो वो भी एक किस्म से सेल्फ पब्लिश करके लेटर ऑन सिनेरियो पे आ गए। तो लेकिन मेरा पर्सनली यही था कि मैं जो था, मैं अपने जो नॉवल थी उस पर उतना भी श्योर नहीं था कि अगर मुझे 4 पब्लिशर ने रिजेक्ट किया मैं सेल्फ पब्लिशर के पास जाऊंगा। मुझे भी वैलिडेशन चाहिए थी, मुझे कोई एक ऐसा ट्रेडिशनल पब्लिशर चाहिए था जो इसको काम को ले सके, बोल सके कि हाँ ये ठीक है, पब्लिकेशन के लायक है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रही, इवन दो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल रिजेक्शन फेस करके भी मैं कोशिश करता रहा कि ट्रेडिशनल पब्लिकेशन ही हो इस चीज़। दूसरी कहानी एक ऐसी चीज़ है जो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जैसे इसके साथ जो हुआ, 3 या 4 महीने में मैंने ये कंप्लीट की, तो ऐसा गारंटीड नहीं है कि मैं कल लिखना स्टार्ट करूँ तो विद इन नेक्स्ट 3, 6 या 8 मंथ्स में मेरी दूसरी नॉवल तैयार हो जाएगी। मेरा राइटिंग जो शेड्यूल है वो काफ़ी हैफाज़ात है, एक अनडिसिप्लिन्ड तरीका है। किसी दिन मैं बैठूंगा तो पूरा दिन लिखता जाऊंगा, किसी दिन मैं बैठूंगा तो बस पूरा दिन ज़ाया ही होता जाएगा दाएं बाएं चीज़ें अवॉइड करने में। दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, एक चीज़ शेप अप हो रही है, एक टेंटेटिव नॉवल दूसरी शेप अप हो रही है, बट मैंने ये इस वक्त बोल सकता हूँ वो फाइनली क्या बनेगी, कैसा बनेगी और कब बनेगी। तो कोशिश तो यही रहेगी कि इमीडिएटली मैं स्टार्ट करूँ। ये एक किस्म का एडिक्शन है लिखना, तो ये तो चलता रहेगा, बट मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि कब और क्या